नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कर रहे थे बिहार दरोगा के एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछ चुका है उसको कर रहे थे, है ना। इसी क्रम में इसी सीरीज में इसको आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन है 26/12/2021 में जो पूछ चुका है उसका, है ना। 26/12/2021 में ये पूछ चुका है उसका। आइए देखते हैं इसका फुल एक काम करिए, पहले आप तो पॉज करके इसको बना लीजिए, है ना। और पॉज करके बना लीजिए, रोक के बना लीजिए, उसके बाद देखिए आपसे कितना बनता है, उसके बाद हम बनाएंगे। ओके। और लेकिन हाँ, एक सेकेंड, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में कोई कोताही नहीं होगी, है ना। तो आप कम से कम जरूर सुनिए, 5 मिनट सुनिए, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा तो आप फिर बोलिएगा हाँ ये अच्छा नहीं लगा, क्विट करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, इसमें एक बात और, जो इसमें करेंट अफेयर्स था उसको और मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो कुछ पूछता है 5 को 6 को 10 को के आसपास, उसको हटा दिए हैं, है ना। जो ये करंट अफेयर अभी नया में आएगा जो तो वो पूछेगा, तो करंट अफेयर को छोड़ दिए हैं और मैथ रीजनिंग उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग ईजी रहता है। तो इसमें मैथ रीजनिंग को हटा करके करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि, है ना। ये क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि, मतलब कि प्रथम अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। देखिए, पहले बता रखना है आपको कि अफीम युद्ध हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच, मेन रूप से किसके बीच हुआ था, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था युद्ध। इसको बोलते हैं अफीम युद्ध। अफीम के व्यापार को लेकर के युद्ध हुआ था, है ना। इसमें इसका अगर डेट आपसे पूछे तो याद रखना, अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर के 1860 ईस्वी तक। 1839 से लेकर के 1860 ईस्वी तक इसमें 2 फेज हुआ था। तो इसमें देखो लिखा हुआ है प्रथम अफीम युद्ध, है ना। तो प्रथम अफीम युद्ध अगर बोले तो बोलना 1839 से लेकर के 1842 तक, है ना। 1839 से लेकर के 42 में प्रथम युद्ध अफीम युद्ध खत्म हो गया था और फिर हुआ था शुरू 1856 से लेकर के चला था 1860 तक। तो द्वितीय अफीम युद्ध कब हो जाएगा, 1856 से 1860 तक। तो फाइनली खत्म हुआ था कब, 1860 में। इसमें दो 3 प्रकार की संधियाँ हुई है। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम अफीम युद्ध का समापन। तो प्रथम अफीम युद्ध अगर आए तो बोलना नानकिंग संधि के तहत समाप्त हुआ था ये प्रथम अफीम युद्ध, और होगा कब, 1842 में हुआ था, 1842 में, ठीक है। वही आए कि द्वितीय अफीम युद्ध समापन की संधि के तहत हुआ था, तो आप रखना पेकिंग कहा जाता है। आजकल जो बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग का पहले नाम था पेकिंग। तो पेकिंग संधि हुआ था 1860 ईस्वी में, जब लास्ट में ख़त्म हुआ था, है ना। इसमें अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये सब सारे देश मिलकर चीन पर अटैक कर दिया था और चीन की राजधानी बीजिंग में घुस गया था, है ना। बीजिंग का पहला नाम था पेकिंग। तो यहाँ पर चीन जो है संधि कर लिया था। तो लास्ट में जो होगा द्वितीय अफीम युद्ध का संधि, वो क्या हो जाएगा, पेकिंग संधि, ठीक है, हो गया। एक और है टिएंटसिन संधि और एक है तियानजिन संधि। ये दोनों संधि भी हुआ है ना। द्वितीय अफीम युद्ध जो 1856 से 60 तक चला है, उसमें एक दौर आया था 1858 में ये दोनों संधियाँ हुई है, टिएंटसिन और तियानजिन। तो ये भी याद रखना है आपको। चारों का नाम हो जाएगा नानकिंग प्रथम अफीम युद्ध, पेकिंग द्वितीय अफीम युद्ध, और 1858 में टिएंटसिन और तियानजिन संधि हुआ था। उसका हालांकि कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन उसको आज नहीं, मतलब कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया। एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, इसका आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में शामिल किया गया था। एशियाई गेम जो होता है उसमें जो है बैडमिंटन को शामिल किया गया था कब, 1962 में। इसमें वाद विवाद की कोई चांस नहीं है, इसको आपको रट्टा मारना है, याद कर लीजिए, है ना। 1962 में शामिल किया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एंकर शब्द किस में प्रयोग होता है। एंकर शब्द जो है किस खेल में प्रयोग होता है। देखो कई सारे वर्ड्स होते हैं, अलग अलग खेल के अलग अलग उसमें प्रयोग होता है शब्द, है ना। तो वहाँ सवाल बनता है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल बनता है, जल्दी बनता नहीं है ना। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा अलग से। एंकर शब्द किस में प्रयोग होता है, एंकर शब्द प्रयोग होता है रिले रेस में। रिले रेस एक खेल होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है एंकर शब्द का, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किरचॉफ नियम आप बहुत पढ़े होंगे 10th क्लास में, 11th क्लास में, है ना। तो किरचॉफ का है कि किरचॉफ का धारा नियम,
देखो किरचॉफ से संबंधित दो नियम दिया गया है, एक दिया गया है किरचॉफ का धारा नियम और एक दिया गया है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। देखिए यहाँ पे है किरचॉफ का धारा नियम और खाली स्थान है संरक्षण पर आधारित है, मतलब कि किरचॉफ का धारा नियम जो है किस संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये किस पर आधारित है, किस संरक्षण पर आधारित है, किस संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन से दिमाग लगाइएगा तो आसान से बन जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन इसका है द्रव्यमान और आवेश, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान भराएगा और यहाँ पे आवेश भराएगा। तो द्रव्यमान के ऊर्जा में आवेश में कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो द्रव्यमान तो जहाँ जहाँ पर है उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब कि ये द्रव्यमान वाला नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी में भी द्रव्यमान है तो ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैंसिल करना सीखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। बचा मेरे पास दो ऑप्शन, अब एक बचा है ऊर्जा और आवेश और दूसरा बचा है आवेश और ऊर्जा, मतलब उल्टा पुल्टा है। तो देखिए धारा जब भी आए तो धारा इंडिकेट करता है आवेश को, धारा इंडिकेट करेगा किसको, आवेश को, और वोल्टेज जो है ये इंगित करता है ऊर्जा को, है ना। तो धारा नियम आधारित है किस पे, आवेश पर, जबकि वोल्टेज नियम आधारित रहेगा किस पर, ऊर्जा पे, है ना। तो ये याद रखना है, धारा नियम आवेश पर और वोल्टेज नियम किस पर, ऊर्जा पर। इस तरह से कनेक्ट करके चीज़ को याद करिए तो याद रहेगा, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि हमको लिखने में हो जाए, तब थोड़ा मज़ा आ जाएगा करवाने में, है ना। जो हो गया उसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। देखिए अभी जैसे हर्षवर्धन के बात आया तो हर्षवर्धन में तो बहुत सारा बात बोल सकते हैं, है ना, लेकिन मुख्य बात करेंगे। हर्षवर्धन की बात अगर करें तो हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित था, तो अलगना वर्धन वंश, इसी का नाम था पुष्यभूति वंश, है ना। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति, है ना। आप देखिएगा पुष्यभूति जो है इसके संस्थापक थे वर्धन वंश के या पुष्यभूति वंश के, है ना। वर्धन पुष्यभूति वंश, इसका राजधानी कहाँ था, तो जो पहलौका राजधानी था वो थानेसर था, थानेसर पंजाब में पड़ता है ना। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक कहाँ हो जाएगा, थानेसर, जो पहला था। लेकिन बाद में जो है इसका शासक बना कौन, प्रभाकर वर्धन। संस्थापक कौन, पुष्यभूति, है ना। लेकिन बाद के जो संस्थापक आया, बाद के जो राजा आया वो कौन आया, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये बहुत फेमस राजा था, है ना। और वर्धन वंश को बहुत ख्याति दिलवाई थी। कैसे, तो अगल बगल के राजा को सबको लगभग को जीत लिया था, है ना। और ये जिसको नहीं जीत पाया था उससे क्या किया था, वैवाहिक संबंध बनाया था। तो आप देखना किस वर्धन शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए किया था, तो आप देखना क्या, प्रभाकर वर्धन, है ना। प्रभाकर वर्धन जो है बिहार और यूपी में एक शासक था, मौखरी वंश। मौखरी वंश से क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और इससे अपने बेटी जो इसकी बेटी थी राज्यश्री, उसे विवाह किया था। मौखरी वंश के था राजा एक ग्रहवर्मा, उससे शादी करवाया था अपने बेटी के, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मौखरी वंश की जो राजधानी था वो था कहाँ पे, कन्नौज में। ये कहाँ पे रहेगा, कन्नौज में। बाद के दिनों में क्या हो गया, इसकी बेटी जो राज्यश्री थी इसका हत्या कर दिया गया, ग्रहवर्मा पर अटैक कर दिया गया, मार दिया गया। मतलब कि ग्रहवर्मा को क्या किया गया, मार दिया गया। कौन मारा था, तो याद रखना शशांक, है ना। बंगाल के गौड़ शासक था, गौड़ वंश के शासक था शशांक। आपको याद होगा बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था यही हरामी शशांक, है ना। तो याद रखना, ये भी पूछता है कि बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया दिया था। बौद्ध गया के जो मेन वृक्ष था जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो करवाया था कौन, यही शशांक। क्योंकि ये शैव का संस्था, शैव को मानता था, शिव को मानता था, है ना, इसलिए उसको कटवा दिया था बौद्ध धर्म लाके, है ना। और एक था बुद्धगुप्त, है ना, एक था कौन, बुद्धगुप्त। ये दोनों ने क्या किया, ग्रहवर्मा को मार दिया। तो इसकी बेटी राजश्री के दरबार में कोई नहीं रहा, राजश्री तो विधवा हो गई, है ना। तो इसी कारण जो है प्रभाकर वर्धन का जो है अगला शासक जो बना था वो बना था राज्यवर्धन, इसका बेटा राज्यवर्धन, है ना। राज्यवर्धन कसम खा लिया कि दोनों को मार के ही छोड़ेंगे, है ना। निकल पड़ा मारने की ओर शशांक को और बुद्धगुप्त को। बुद्धगुप्त को मार दिया, राज्यवर्धन बुद्धगुप्त को मार दिया, लेकिन शशांक गलती से उसको बुला करके धोखे से उसी को मरवा दिया, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ना। तो शशांक तो जीवन रह गया और ये मर गया, और इसी का बेटा था एक और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन,
तो प्रभाकर वर्धन का 3 गो हो गया। कौन कौन? राज्यवर्धन बड़ा बेटा, छोटा बेटा हर्षवर्धन और बेटी थी राज्यश्री। इसका शादी करवा दिया था किससे? ग्रह वर्मा से। अब शासक बना कौन? हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 591 ईस्वी में पैदा हुआ था, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था कौन? हर्षवर्धन। और ये आगे जाके जब इसका भाई, बड़ा भाई मरा गया, तो ये भी कसम खा लिया कि अब तो शशांक को मारेगा, छोड़ेंगे नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ जाकर मारेंगे, है ना। ये भी निकल गया, पड़ा जैसे ही गद्दी पर बैठा, निकल गया शशांक को मारने के लिए, है ना। शशांक को मारने के लिए निकल गया, ठीक है। इसको रास्ते में मिला था दिवाकर बर्मन। याद रखना, दिवाकर बर्मन जो इसका दोस्त बन गया था, उधर के हालचाल को जानता था कि कैसे कैसे वो धोखा देता है शशांक, है ना। उसके बारे में बताया। जैसे ही उससे दोस्ती हुई तो पता चला इससे कि शशांक जो है इसकी बहन को, राजेश्वरी को कर लिया था, कैद कर लिया था, है ना। उसको रिलीज छोड़ दिया था। तो इसकी बहन क्या की? इसकी बहन तो परेशान थी, चल गई कहाँ पे? ये जा रही थी कहाँ पे? विंध्य पर्वत पर जा रही थी सती होने के लिए, कि जहाँ पे पति इसका मरा था वहीं पे जाकर सती हो जाएंगे। जा रही थी विंध्य पर्वत सती होने के लिए। कौन? राजश्री। और राजश्री को जैसे ही पता चला इसको, किसको? हर्षवर्धन को, कि मेरी बहन जा रही है सती होने के लिए, ये क्या किया? उसकी तरफ भागा, है ना। तो याद रखना, इसको जो है यहाँ पे जाके विंध्य पर्वत की जा रही थी, उसको बचाया, कि जाकर राजश्री को पहले बचाया, उसको पहले लाया, पहले यहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे उसकी राजधानी थी, कहाँ पे? कन्नौज में। इसकी ग्रह वर्मा राजधानी कहाँ पे था? कन्नौज में। अब तो कन्नौज का गद्दी खाली हो गया, वो तो राजा तो मर गया था ग्रह वर्मा, इसकी बहन तो विधवा हो गई थी, है ना। तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के मंत्रियों से, सबकी सहमति से क्या किया? खुद वहाँ का राजा बन गया। कौन? हर्षवर्धन, कन्नौज का, है ना। और कन्नौज को बनाया क्या? राजधानी। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ हो जाएगा? कन्नौज, है ना, कन्नौज। और फिर इसको भी मारा था, शशांक को भी खत्म करवाया था, ठीक है, हर्षवर्धन। तो इसका राजधानी आंसर क्या है? कन्नौज, कन्नौज, है ना। कुछ बात इसमें बहुत सारा बात है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था क्या? हुएन सांग जो सबसे पहला चीन के सबसे प्रमुख यात्री था, 629 में आया था। अब देखिएगा, 629 से 645 तक ईस्वी तक रहा था, है ना, भारत में आया था। जब ये भारत आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक गुरु जी थे शीलभद्र। ये आपको याद रखना है, शीलभद्र, है ना। हालांकि हर्षवर्धन जो बहुत सारा बात इसमें इसके बारे में है, तो अगले चैप्टर में, अगले सेट में इसकी चर्चा करेंगे बाकी बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। देखिए, ह्यूमलिन क्या होता है? ह्यूमलिन जो है ना, डीएनए को प्रतिकृति करते हैं ना। तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना कहलाता है ह्यूमलिन, है ना। और इसका विक्रय शुरू किया था एली लिली नाम की कंपनी, जो अमेरिकी कंपनी है। एली लिली नाम की कंपनी जो अमेरिकी कंपनी है, ये ह्यूमलिन का विक्रय सबसे पहली बार शुरू कर लिया था। मतलब कि जो जेनेटिक चीज़ें हैं उसको संशोधन करने के लिए ये किया गया था, है ना। तो इसका बहुत फायदा हुआ आगे चल के सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक। बहुत फेमस बुक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है ए प्रॉमिस्ड लैंड। इसके लेखक हैं बराक ओबामा साहब, है ना। बराक ओबामा इसके क्या है? लेखक हैं। कुछ लेखन से संबंधित बुक्स हम बोल देते हैं, आपको याद रखना है ना, लेखन से संबंधित। जैसे ये तो हो गया कौन? ए प्रॉमिस्ड लैंड। अच्छा, बराक ओबामा का बहुत सारा बुक और है ना। एक तो बुक इनका ये है होप अगेंस्ट ओडेसिटी, होप अगेंस्ट ओडेसिटी, ये इनका एक बुक है। एक है माय फादर्स ड्रीम ऑफ माय फादर, ये इनका बुक है। तो दोनों रखना है, होप ऑफ ओडेसिटी और ड्रीम ऑफ माय फादर, ये दोनों बुक है इन्हीं का, बराक ओबामा का ही, है ना। कुछ बात और याद रखना, है ना। जैसे एक है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन के आत्मकथा का नाम है लिविंग हिस्ट्री। हिलेरी क्लिंटन के आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? लिविंग हिस्ट्री, है ना। एक है इवांका ट्रंप, जो ट्रंप की वाइफ थी, इवांका ट्रंप का भी बुक है ट्रंप कार्ड, है ना। ट्रंप कार्ड हो गया। और एक और बुक है ट्रंप कार्ड के अलावा, वो था ट्रंप कार्ड हो गया, और एक है हाँ वुमेन हु वर्क, है ना। ये दोनों बुक उनका है, ठीक है। एक और है लॉरा बुश, आपको याद होगा जॉर्ज बुश के वाइफ थी लॉरा बुश, उनका भी एक बुक बहुत फेमस है, उसको रखिएगा, स्पोकन फ्रॉम द हार्ट। स्पोकन फ्रॉम द हार्ट उनके बुक का नाम है, ठीक है। एक और जो है जो चलिए कुछ और बुक की बात कर लेते हैं। जैसे एक हो गया
अगली बार चर्चा करेंगे अब, है ना। देखो अच्छा, एक है और कौन, सोनार। सोनार, सोनार कैसे लिखते हैं, SONAR, सोनार, है ना। ऐसे पूछा है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है ना, साउंड, SO से साउंड, और NA से हो जाएगा नेविगेशन, और R से रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस तरह से होता है एक राडार, RADAR, राडार, है ना। इसका होता है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। एक और रखना लेजर, LASER, लेजर, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखा करिए। L से होता है लाइट, A से होता है एम्प्लीफिकेशन, S से होता है स्टिमुलेटेड, E से होता है एमिशन, एमिशन, और R से होता है रेंजिंग, है ना। तो ये सारे आपको रेडिएशन, सॉरी, R से रेडिएशन, तो ये आपको याद रखना है, सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट में है, कौन धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। मिनीमाता रोग का कारण पूछ रहा है ना। तो देखिए ये होता है पारा के कारण, पारा के कारण जो है मिनीमाता रोग होता है। ये कैसे होता है, देखो जापान में एक शहर है, मिनीमाता नाम के शहर है जापान में, है ना। वहीं के बगल में ये पड़ता है, कहाँ पे, समुद्र किनारे, मिनीमाता शहर जापान का। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ था, उस वहाँ पे एक इंडस्ट्री थी, उद्योग थी, उस इंडस्ट्री से क्या हुआ, पारा पिघल के चल गया बहुत सारा समुद्र में, और वहाँ का समुद्र का जो मछली था वो खा लिया किसको, पारा को। और वही मछली जब आदमी खाया वहाँ के लोगों का, तो वहाँ पे अधिक से अधिक क्या हो गया, पार चल गया कहाँ पे, मानव के शरीर में। और वही मानव के शरीर में गया तो आदमी बीमार पड़ने लग गया, है ना। कहाँ पे, मिनीमाता शहर में। वहीं से उस रोग का नाम पड़ गया मिनीमाता रोग, है ना। तो अब देखिएगा मिनीमाता रोग कहाँ से क्या हो जाएगा, पारा से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गांधार कला शैली समन्वय है। मतलब कि गांधार कला शैली जो है किसका किसका समन्वय है, किसका किसका जोड़ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, इंडिया और ग्रीक के समन्वय, मतलब उसकी संयोग से बना है जो कला, उसको बोलते हैं क्या, गांधार कला। देखिए दो कला का हम बात करेंगे, एक है गांधार कला और एक है मथुरा कला। एक है कौन, गांधार कला, और एक है मथुरा कला, है ना। अगर गांधार कला की बात बोले तो अगर रखना, गांधार कला जो है यथार्थवादी है, जबकि मथुरा कला की बात करें तो बोलना आदर्शवादी है। गांधार कला यथार्थवादी और मथुरा कला आदर्शवादी। गांधार कला भारत और ग्रीक का सम्मिलित रूप है, जबकि मथुरा कला सिर्फ मथुरा में ही इंडियन का, स्पेशल इंडियन का है ना। ये आपका रखना है। इसका डेवलपमेंट जो हुआ है कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ, कुषाण वंश के शासनकाल में, है ना, कुषाण के शासनकाल में। तो इसको भी याद रखना है, गांधार कला का युग, है ना। अच्छा इसी में सज आता है शैली, कुछ शैली का कर लेते हैं। जैसे 3 शैली कम से कम रखना है ना। एक होता है नागर शैली, नागर, एक होता है नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली, और एक होता है बेसर शैली, है ना। तीनों के बारे में हम बोल देते हैं, तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगर बोले नागर शैली तो समझ जाइए कि उत्तर भारत की चर्चा कर रहा है, नॉर्थ इंडिया की चर्चा कर रहा है। तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर होते हैं वो किस शैली में बनल रहेगा, तो नागर शैली में। नॉर्थ से याद रखना नागर। दूसरा है द्रविड़, द से रखना दक्षिण, दक्षिण इंडिया मतलब साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर बने होंगे सब बना था किस शैली में, द्रविड़ शैली में। और बच गया बीच का बेसर, बीच में जितने भी बनल होंगे किसका बनल रहेगा, बेसर शैली में, है ना। जैसे चालुक्य हो गया, चालुक्य के जितना भी बना रहता था ना सब बना है किसमें, बेसर शैली में, ठीक है। नागर शैली हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ है, हिमालय से उत्तर से कहाँ तक, लगभग बीच तक, विंध्य तक, ठीक है। द्रविड़ कहाँ तक फैला हुआ है, द्रविड़ फैला हुआ है कृष्णा नदी से लेकर के तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक, है ना, कृष्णा से कन्याकुमारी तक। और बेसर जो है चोल, चालुक्य ये सब जो बनवाया था ये सब में है, ठीक है। सॉरी चालुक्य में, चोल में ये हो जाएगा, चोल साउथ इंडिया का था ना। तो जितना भी पढ़े होंगे आप, द्रविड़ का उदाहरण पूछता है कि किस शैली का उदाहरण है, तो बृहदेश्वर मंदिर, है ना, तंजौर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या एक हो गया मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, तो पूछता है किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में है ना। और एक है कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है, बेसर शैली में है, उत्तर वाला है नागर शैली,
ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट में है भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछ रहा है ना। देखिए चाय के बारे में जितना बात आता है सब बोलेंगे। चाय का जो सबसे अग्रणी उत्पादक है वो है असम। सबसे अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? असम। और दूसरा जो है वो वेस्ट बंगाल है, और तीसरा जो है तमिलनाडु है ना। तो चाय के सबसे प्रथम उत्पादक देश कौन हो जाएगा, राज्य कौन हो जाएगा? असम, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा तमिलनाडु। इसे आपको याद रखना है ना। भारत में चाय जो है, चाय की मूल जो उपज है वो है चीन के, है ना, लेकिन भारत में लाया गया था। ठीक है, भारत में चाय कहाँ कहाँ पे होता है? तो भारत में चाय जो है स्पेशली होता है ब्रह्मपुत्रा घाटी में, है ना। चाय में कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा घाटी में। यहाँ पे देखो असम में हो जाएगा कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। वेस्ट बंगाल में हो जाएगा दार्जिलिंग में, और तमिलनाडु में हो जाएगा नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी क्षेत्र में, तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में, और असम में ब्रह्मपुत्रा घाटी में हो जाता है ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन इससे और पूछ लेता है कि चाय के लिए तापमान कितना चाहिए। चाय के लिए अगर तापमान पूछे तो बोलना कि 24 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास इसमें ताप चाहिए चाय की खेती के लिए, है ना। और चाय के लिए वर्षा कितना चाहिए? तो लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास इसमें वर्षा चाहिए। कैसा मिट्टी चाहिए इसमें? तो दोमट मिट्टी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन भर भर के हो, मतलब कि दोमट मिट्टी और नाइट्रोजन युक्त मिट्टी रहेगा तो चाय की खेती अच्छी होगी। कैसा वातावरण चाहिए, है ना? तो इसमें चाहिए था उष्णकटिबंधीय वातावरण, है ना। उष्णकटिबंधीय वातावरण में चाय की खेती अच्छी होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना। अच्छा, बाकी चाय में होता क्या है? तो कैफीन वगैरह होता है, कैफीन 3 होता है ना, ये आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देखिए अच्छे से, है ना। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कण का क्रम पूछ रहा है ना। यहाँ पे है गामा बीटा अल्फा, बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, और बीटा गामा, सब बीटा अल्फा गामा है ना। इसमें आपको ये देखना है, मूल रूप से क्वेश्चन यहाँ से है, इसको पहचानना है और इसके अनुसार देखो। ये जो है ये धातु है, कोई धातु है ना, एक्स धातु है, और ये जो लिखा हुआ है जेड, ये है परमाणु संख्या और ये है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो देखो किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से जो है, रेडियोएक्टिव तत्व से क्या होता है? नाभिकीय क्षय होता है, ना नाभिकीय रिएक्टर में। तो उसमें जो है अगर एक अल्फा कण निकला, आप देखना, अगर एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। अल्फा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी, है ना। जबकि परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, 2 की कमी होगी। बस इतना साथ रखना है। अगर अल्फा निकलेगा तो ठीक है, अगर बीटा निकला तो द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु संख्या में कमी नहीं होगी, सेम के सेम रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो धातु है ये तो दिया हुआ है, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, जब बाई बनेगा तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं बढ़ा है। ये क्या है? द्रव्यमान है। ये क्या है? द्रव्यमान। नीचे में है संख्या, परमाणु संख्या। तो देखो तो 4 की कमी किस में हुई है? द्रव्यमान जो है 4 की कमी किस में हुई है? किस में हुई है? दूसरा में, दूसरा अंतर की कमी हुई है ना। यहाँ पे देखिए, बस इसको देखना है, अंतर की कमी हुई है। अब देखिए ऑप्शन दूसरा में किस में? अल्फा खोजना है हमको। अल्फा बोला हमने, तो अल्फा दूसरा में कहाँ है? दूसरा में अल्फा इसमें है, सिर्फ इसी में है दूसरा में अल्फा, बाकी दूसरा में अल्फा है ही नहीं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन याद रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। कठिन नहीं था ये, सिर्फ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्गीम के अनुसार समाज में कैसी एकता थी? दुर्गीम, है ना, दुर्गीम के अनुसार समाज में कैसी एकता थी, है ना। ये दार्शनिक हैं, दार्शनिक अपने अपने मत रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, जो जिनका सटीक होता है, सही होता है, उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है ना। तो दुर्गीम के अनुसार जो है समाज में सामाजिक एकता थी। समाज कैसा था? सामाजिक था, है ना। हाँ, समाज में सामाजिक एकता थी, इसको आपको याद रखना है। अलग अलग अपने दार्शनिक के अलग अलग मत होते हैं, जिसका फेमस होता है उसको आपको याद पूछता है। तो इसमें पूछा गया है कि दुर्गीम के अनुसार जो है समाज कैसा था, तो सामाजिक एकता के अनुसार उसका
काम चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है। 33वें जो ओलंपिक खेल होगा 2024 में, ये इसकी मेजबानी कौन करेगा, है ना। तो इसको एक ट्रिक से याद रखना, कभी भूलिएगा नहीं, है ना। इसको याद रखना, पेल ब्रो, बस। जितना भी ओलंपिक गेम है इससे आपका कहानी खत्म हो जाएगा, इसे याद रह जाएगा, है ना। आना क्या, पेल ब्रो, पे से पेरिस, ला से लॉस एंजलिस, और ब्रो से हो जाएगा, याद रखना, ब्रिस्बेन, बा से ब्रिस्बेन। तो क्या हो जाएगा, पेरिस, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन। अच्छा, ये होगा कब, तो देखो ये है 33वें, 2024 में ये होगा। हमेशा ओलंपिक खेल जो है 4 साल पर होता है, तो ये 24 में हो तो कब होगा, 28 में, 2028 में और 2032 में। तो कब कहाँ पे होगा इसे याद रखना है। पेल ब्रो, पे से 24 में होगा पेरिस में, ला से लॉस एंजलिस अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे होगा, और ब्रो से हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ऐसे याद रखना है तो याद रहेगा, नहीं तो फिर हटिएगा तो सीधे तो भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दरोगा का ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, अधिनियम वाला, है ना। अधिनियम हो गया, एक्ट हो गया, ये सब को आपको अच्छे से रखना है। देखिए हम जितना भी अधिनियम इसमें आया है उसका हम सबका चर्चा कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना। सवाल था संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा 1935। आप पढ़े होंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापना हुआ था भारत में संघीय न्यायालय के, इसको आपका देखना है। इसके अलावे अच्छा कब हुआ था, तो देखिएगा 37 में, 1935 के आधार पर 37 में स्थापना हुआ था संघीय न्यायालय के, है ना। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे गुवेर, कौन थे, गुवेर पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके अलावा 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुआ था, ये सब याद रखना है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1935 के तहत। इसके अलावा यूपीएससी की स्थापना हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी किसके तहत हुआ था, इसी के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ, क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय संघ, इसकी भी स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सब याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट क्वेश्चन पूछता है, हमेशा जो पूछता है वो ये है कि देखिए इसमें जो है केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था और प्रांत में द्वैध शासन खत्म किया गया था। प्रांत में द्वैध शासन शुरू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। आपको ये बात याद रखना है, ये प्रांत में शुरू किया गया था द्वैध शासन कब, 1919 के द्वारा, है ना। और 1935 में प्रांत वाला खत्म किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन तो यही है 1919 वाला। तो आपको याद रखना है 1919 में क्या किया गया था दोस्तों, प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है। इसके अलावा 1919 वाला एक और बात याद रखना, इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू किया गया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, है ना। जैसे अभी होता है ना संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उस तरह से शुरू किया गया था द्विसदनात्मक व्यवस्था। वहाँ पे था विधान परिषद, है ना, विधान परिषद था और विधान सभा था। तो ऐसे 2 सदन था, तो दोनों शुरू किया गया था उसी समय 1919 अधिनियम के तहत, और 35 में ये सब किया गया था, ठीक है ना। 1919 के अधिनियम का एक और नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको आपको याद रखना था। मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव था, मॉन्टेग्यू जो था भारत सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, है ना। तो इस दोनों मिला के किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको बोला जाता है 1919 अधिनियम को, ठीक है। 17 में कोई अधिनियम नहीं लाया गया था, 1909 में एक अधिनियम लाया गया है, 1909 में एक अधिनियम लाया गया। अच्छा, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1909 में जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम था मार्ले मिंटो, है ना। क्या था, मार्ले मिंटो अधिनियम। उसमें मार्ले जो था भारत सचिव था और मिंटो जो था वो भारत के वायसराय था, आपको याद रखना है। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार
सांप्रदायिक चुनाव का पर्व शुरू हुआ था। सांप्रदायिक चुनाव मतलब कि मुस्लिम को चुनाव को अलग कर दिया गया था, है ना। तो आपको यहाँ से याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसलिए मार्ले मिंटो को बोला जाता है सांप्रदायिक चुनाव के जनक बोला जाता है। यहाँ से ये भी सवाल पूछता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सांप्रदायिक चुनाव का जो है विस्तार 1935 में कब आता था ना, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था इसमें। क्यों? क्योंकि 1909 में सिर्फ मुस्लिम को अलग किया गया था, 35 में सबको अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, सिख को अलग कर दिया, जो पिछड़ा जाति था उसको अलग कर दिया, है ना, अधिकतर को अलग कर दिया था। तो वहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार माना जाता है 35 वाला, ठीक है। इस तरह से सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार जो है उसके प्रवेश द्वार को बोला जाता है क्या? अलाई दरवाज़ा। इसका नाम है क्या? अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार बनवाने का शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जिसको बोलते हैं गुलाम वंश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गजनी का क्या था? गुलाम था। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था बनवाना और इल्तुतमिश पूरा किया था। जबकि जिसका तीसरा जो सबसे अंतिम मंजिला है वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक, है ना, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ बनवाया है, ठीक है। तो इसका अच्छा, ये कौन बनवाया है? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा बनवाया है अलाउद्दीन, ये बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी। ये बनवाया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जो खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक था, बहुत कट्टर था। तो इसके बारे में ये है। अच्छा, कुछ और बात था कुतुब मीनार था, क्या क्या था? अच्छा, बाद में आएगा। एक था बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनाया अकबर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर, याद रखिएगा। और है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कब शुरू किया गया है? अशोक चक्र जो पुरस्कार है वो कब शुरू किया गया है? ये सब बात रखना। देखो, बहुत सारे पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको छाट करके लाए हैं, उसको आपको याद कर लेना है ना। कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ है? देखिए, यहाँ पर तो है अशोक चक्र, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952, है ना। अशोक चक्र हो जाएगा 1952। अगर रहेगा परमवीर चक्र, अगर परमवीर रहेगा तो बोलना 1950। अगर भारत रत्न रहेगा तो बोलना 1954, ठीक है। भारत रत्न रहेगा तो 1954, ठीक है। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार रहेगा तो बोलना है 1965। कब बोलना है? 1965, ठीक है। अगर रहेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या रहेगा इसी में मान बुकर पुरस्कार, तो ये हुआ था 1969 में, 1969। दादा साहब फाल्के और मान बुकर दोनों उसी वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर रहे द्रोणाचार्य पुरस्कार तो ये हुआ था 1985 में। अगर रहेगा नोबल पुरस्कार तो रखना 1901 में, ठीक है। अगर रहेगा पुलित्जर पुरस्कार तो ये बोलना 1917 में। अगर रहेगा ऑस्कर पुरस्कार तो ये बोलना 1929 में, है ना। तो इस तरह से अधिकतर पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है कि कब से शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, भारत रत्न बहुत बार पूछ चुका है। भारत रत्न का मैंने वीडियो बना दिया है, बहुत शानदार ट्रिक से, उसको जाकर देखिए कि कब कब किनको मिला है, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक। अच्छा, हैप्पीनेस ऑल अराउंड बुक है, इसके लेखक पूछ रहा है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है अभिजीत गुप्ता, है ना। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हो जाएगा? अभिजीत गुप्ता। अनुपम खेर का एक बहुत फेमस याद रखिएगा, अनुपम खेर का अननोइंगली टाउट मी, है ना, लेसन अननोइंगली टाउट मी, मतलब बिना जाने हमको सिखा गया है ना। इस तरह से कुछ उसका बुक का नाम है, तो आपका रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप के बारे में है और बोला है किस शासक ने बनवाया है। सांची स्तूप बहुत फेमस है बिहार दरबार के दृष्टिकोण से, क्योंकि बिहार का ये बात है ना। और ये बनवाया है कौन? अशोक। बनवाया है कौन? अशोक, सांची स्तूप, है ना। देखिए, अगर हम बात करें मौर्य वंश के तो बहुत लंबा जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य,
है ना। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, ठीक है, मौर्य वंश के, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 322 टू 298 BC। 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और 298 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ईसा पूर्व है ये, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व है, क्योंकि अधिक से कम हो रहा है, घट रहा है, देख रहे हैं। तो इतना में 322 में गद्दी पर बैठा था, 298 में इसकी मृत्यु हुई थी, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य जी के। उसके बाद बना था शासक कौन? बिंदुसार, है ना। वो बना था बिंदुसार। देखो कभी कभी किसी को कन्फ्यूजन होता था कि बिंदुसार कौन है और बिंबिसार कौन है ना। इसको हम कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं आज। अगर बिंदु आए, बिंदु, तो याद रखना कि अशोक जो है इतिहास में एक ऐसा बिंदु है, जिसको कभी मिटा नहीं सकते हैं, बहुत फेमस बिंदु है ना। तो अशोक के बाप था बिंदुसार, है ना। और एक है बिंबिसार। बिंबिसार हर एक वंश के था शासक, है ना, संस्थापक बिंबिसार। तो वो बिंबिसार था, है ना। और ये बिंदुसार है। तो मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार। और इसी का बेटा था अशोक, है ना, जो सबसे फेमस था। अशोक ही बनवाया था कौन? सांची के सांची स्तूप, है ना। चलिए, कलिंग युद्ध वगैरह किया था, बहुत सारी इसकी कहानी है, कहानी करेंगे बाद में आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति है? अनुच्छेद 127 में, 143 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 300 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब के बारे में जितना भी होता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसका आर्टिकल जरूर आप रखिए, कम से कम 1 से 100 तक पूरा का पूरा, है ना। देखिए जितने भी आर्टिकल हैं सबके बारे में हम बोल देते हैं। पहले बता देते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। देखिए अगर मान लो कि संसद भंग है, संसद कार्यरत नहीं है, काम नहीं कर रहा है ना, और कहीं पे कोई आपातकालीन कानून बनाने की बारी आ गई, तो कानून कौन बनाएगा? संसद तो चल नहीं रहा, वो तो भंग है। इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने मन से कुछ कानून बना देते हैं, है ना, उसको लागू करवा दिया जाता है। उसी कानून को बोलते हैं अध्यादेश, है ना। जब आपातकालीन स्थिति खत्म हो जाएगा, बैठकें हो जाएंगी, संसद शुरू हो जाएगा, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा अध्यादेश को, है ना। और अगर लगेगा कि अध्यादेश सही है तो उसको संसद के दोनों सदनों के सहमति के आधार पर राष्ट्रपति साइन करेगा और उसको कानून बन जाएगा, है ना। तो था अध्यादेश, उसको बोलते हैं। अध्यादेश जो है राष्ट्रपति लाते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, है ना। अनुच्छेद 127 के तहत क्या लाते हैं? अध्यादेश, याद रखना, ठीक है। और कौन कौन आर्टिकल है? 143 है, ये होगा क्या? अध्यादेश, ठीक है। और 143 जो है ये है परामर्श। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, है ना। ये दिया गया है कौन, कहाँ बोला गया है? 143 में। और क्या है? 52 है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति का पद जो दिया गया है कहाँ है? अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 300 में है कि सरकार जो है वाद विवाद के लिए जो है अपना करवाएगा, है ना। ये अनुच्छेद 300 है। अच्छा, अनुच्छेद 300 के ही का में बहुत बढ़िया लिखा गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वहाँ रख दिया गया है। मतलब कि मौलिक अधिकार हटा दिया गया था और रख दिया गया है कहाँ पे? 300 के का में। तो आपको यह भी याद रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें, और देखो अनुच्छेद 52 में रहेगा कि राष्ट्रपति का पद होता है भारत में। अनुच्छेद 53 में रहेगा कि कार्यपालिका का शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में क्या है? कार्यपालिका के शक्ति का वर्णन। और अनुच्छेद 53 के का में है संघ के कार्यपालिका का शक्ति का उपयोग करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, है ना। किसकी सहायता से? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से। आपको दोनों देखना, 53 भी, 53 के का भी, ठीक है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 54 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन, और 55 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन की रीति हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में हो जाएगा कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल, ठीक है। अनुच्छेद 57 में हो जाएगा पुनः निर्वाचन की, जो राष्ट्रपति बन गया है फिर से उसका निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 58 में है अहर्ता। अहर्ता का मतलब होता है
कि उसको क्या क्या चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 59 में है शर्त, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ ना कुछ शर्त चाहिए, है ना। जैसे 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक चाहिए, है ना। आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सारे क्या है, शर्त हैं। तो अनुच्छेद 59 में उसका शर्त है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, उसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है ना, जो लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। तो ये सारी बातें आपको रखनी है, सभी आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया जो बुक है, इसका लेखक था थॉमस मोर। थॉमस मोर साहब जो हैं यूटोपिया के लेखक हैं, है ना। विलियम शेक्सपियर का बहुत फेमस बुक है कौन, रोमियो एंड जूलियट। जो प्रेम करने वाला लोग है उसको पढ़िएगा। विलियम शेक्सपियर के बुक कौन, रोमियो एंड जूलियट। प्लेटो का एक बहुत फेमस बुक है रिपब्लिक, ये भी पढ़ने वाला बुक है, अब रखना है ना। और इरेस्मस का एक बुक है पेरिस इन प्लानेट्स करके कुछ है उसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखो अच्छा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में। अब देहरादून में जितने भी संस्थान हैं सब के बारे में हम बोल देते हैं। देहरादून में जितने संस्थान हैं सब में कौन कौन है भाई। तो देखो, एक तो है वन, है ना, एक है वनस्पति, वनस्पति, विकलांग और पेट्रोलियम। और क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। मतलब कि वन अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, विकलांग अनुसंधान संस्थान, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, ये सारा हो जाएगा कहाँ पे, देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। आपको रखना है नैनीताल में आर्यभट्ट शोध संस्थान है, कहाँ पे, नैनीताल में। और एक है शिमला जो फेमस है, शिमला में है आलू शोध संस्थान, याद रखिएगा। शिमला में क्या हो जाएगा, आलू शोध संस्थान। और दिल्ली में बहुत सारे शोध संस्थान है, कौन कौन है हम बोल देते हैं, सुनना। दिल्ली में सबसे बड़ा है कृषि शोध संस्थान, कहाँ पे, तो दिल्ली में। दूसरा ना सड़क, तीसरा रखना राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। चौथा है मौसम शोध संस्थान, मौसम वेधशाला रहेगा तो पुणे, राष्ट्रीय मौसम शोध संस्थान रहेगा तो दिल्ली, है ना। मौसम एम्स शोध संस्थान कहाँ पे है, तो दिल्ली में, है ना। एक और है प्रतिरोधकता शोध संस्थान कहाँ पे है, तो दिल्ली में। इसके अलावा एक और है राष्ट्रीय ट्रैक्टर शोध संस्थान कहाँ पे है, तो दिल्ली में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और जो बच गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बच गया है, उसको करेंगे अगले सीरीज में। ओके, हैव अ गुड लाइफ।